गुड मॉर्निंग। कल हमने डिस्कस किया था कि क्या रीज़न्स थे कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने किस तरह से अपने काम को स्टार्ट किया और किसने उसकी अध्यक्षता की। बेसिकली द कांग्रेस was only a vacuum between the Indians and the Britain government, and a vacuum in the sense of that कि किसी भी बात को लेकर के यदि किसी दोनों में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक ऐसा निर्वात होना चाहिए जो ये बता सके या जो ये बोल सके, जो अपनी बात को रख सके कि इंडियंस क्या चाहते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है। कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जिसके साथ में जिसके संबंध में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई। ये लाइन चूँकि एक सिंपल सी लाइन हमें लगती है, पर इसका कहने का मतलब ये है कि वो पहला इंस्टीट्यूशन जो था, पहली जो गैदरिंग थी, पहला जो एक बोलने वाला माध्यम था वो कांग्रेस था, जिसने हिंदुस्तानियों की बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखने का प्रयत्न किया। कांग्रेस का जब हम टाइम पीरियड देखते हैं या उसका विभाजन देखते हैं टाइमिंग का, या उसकी कार्यप्रणाली देखते हैं, तो हम उसका डिवीज़न 3 भागों में करते हैं। सबसे पहला जो उसका भाग है, जो सबसे पहला जो पक्ष है वो है उसका उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल, जिसे हमने डिवीज़न में जब देखा है तो उसको हम पाते हैं 1885 से 1905 तक। इस समय तक कांग्रेस किसी भी प्रकार से एक क्रांतिकारी संस्था हमें दिखाई नहीं देती है, और हमें इस समय ऐसा लगता है कि जो उस समय की भारत की ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय पर कांग्रेस के जो नेता थे उनका जो काम करने का तरीका था वो इस तरीक़े का था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपना विश्वास रखते थे। दे वर हैविंग द फेथ इन अ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे वर यूजिंग अ पॉलिसी ऑफ कोलैबोरेशन कॉरपोरेशन मीन्स वो सहयोग करके चलना चाहते थे। जो हिंदुस्तानी थे वो ब्रिटेन के साथ में सहयोग करके चलना चाहते थे। उनको ये लगता था कि हम अपनी जो प्रार्थनाएं हैं या जो स्मृति पत्र हैं या जो प्रतिनिधिमंडल है, प्रतिनिधिमंडल का मतलब जब एक से ज़्यादा आदमी या कुछ लोग मिलकर के किसी बात को रखने जाते हैं तो वो जो पूरा ग्रुप होता है वो प्रतिनिधिमंडल कहलाता है। उनको ऐसा लगता था कि हम किसी से लड़कर के कोई चीज़ गेन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम अपनी बात को रखें, स्मृति पत्र दें और प्रतिनिधिमंडल रखें ताकि हम अपनी बात को सामने रख पाए। और जब ये सब कुछ प्रारंभ होने लगा, ये जब उदारवादी पक्ष जो कांग्रेस का चल रहा था, तो उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था वो अस्तित्व में आया। ये अधिनियम क्या था, ये हम जब 1919 और 1935 या 1909 का अधिनियम पढ़ेंगे उसके पहले हम ये अधिनियम को पढ़ेंगे। दूसरा जो कांग्रेस का काल था उसको हम नाम देते हैं उग्र राष्ट्रीयता का काल, जो कि 1906 से लगभग 1919 तक रहा। क्योंकि हम शब्दों से इस बात को समझ सकते हैं कि उग्र राष्ट्रीयता का मतलब है आपने जिन प्रार्थना पत्रों, जिन स्मृति पत्रों और जिन प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से काम करने की जो नीति अपनाई थी, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि फ़र्स्ट एंड फॉल हमारा काम हो जाए, इजी वे में हो जाए, बट जब नहीं हो पाता है तो हम दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमने लाठी उठा ली है हाथ में, हम माध्यम बदलते हैं, पर वो माध्यम जो था वो थोड़ा सा क्रूर होता है, थोड़ा सा उग्र होता है। जब हमें लगा कि कांग्रेस के प्रार्थना पत्र या हमारी किसी भी बात का असर उन पर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना बात काम करने का जो तरीका था वो बदल दिया। कांग्रेस ने याचना पद्धति को छोड़ दिया और उन्होंने सोचा, कांग्रेस अब अपना पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगी, और इसीलिए 1907 में सूरत विच्छेद संपन्न हुआ। सूरत विच्छेद क्या था? इस सूरत विच्छेद के अंतर्गत जो आपकी कांग्रेस थी, जो हमारी कांग्रेस थी 1885 में जो स्टैब्लिश हुई थी, वो 2 टुकड़ों में बट गई। पहला जो दल था वो नरम दल बन गया और दूसरा जो दल था वो गरम दल बन गया। और इसी समय पर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के रूप में एक अपनी अलग पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन बना ली, या एक पॉलिटिकल पार्टी संस्था बना ली, पार्टी भी नहीं कहेंगे हम, एक इंस्टीट्यूशन बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग
तीन चीज़ें अस्तित्व में आई। कांग्रेस के दो विभाग, जिसमें एक नरम दल बन गया और एक गरम दल बन गया, और एक आया आपका कांग्रेस लीग। नंबर 3 पर जब हम देखते हैं, या नंबर 3 जब हम स्टडी करते हैं, तो कांग्रेस का एक समय और आता है, अंतिम जो चरण है 1920 से 1947। ये वो समय था जब गांधी जी का अवतरण इंडियन पॉलिटिकल में हो जाता है। यहाँ आने के बाद में महात्मा गांधी जो थे वो बहुत बड़े केंद्र बन जाते हैं, और इस समय का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, ये जो 28 साल जो थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग के नाम से फेमस हो जाता है। और इस गांधी युग में असहयोग आंदोलन, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जो आंदोलन है वो प्रारंभ हो जाते हैं, और नरम दल के लोग कांग्रेस से पृथक होकर एक नई संस्था बनाते हैं जिसका नाम होता है अखिल भारतीय उदार संघ, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का भी विभाजन हो जाता है। ये जो डिवीज़न है, तीन जो हम आपको डिवीज़न बता रहे हैं, उन तीनों डिवीज़न में हम देखते हैं कि कांग्रेस का प्रारंभ कैसे हुआ, फिर वो 3 भागों में कैसे डिवाइड हुई, या क्यों परिवर्तन आया उसकी संस्थात्मक संरचनाओं में। उसमें पहला जो विषय है, या पहला जो टॉपिक है, या पहला जो काल है, उसको हमने नाम दिया था उदारवादी राष्ट्रवादियों की के समय की जो कांग्रेस है। अब इस समय 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस ने कैसे काम किया, कांग्रेस की क्या प्रणाली रही, वो अब हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, पहला जो बिंदु है कि वो जो कांग्रेस थी, जो लिबरल थी, उसकी ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा राजभक्ति थी। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ लोग कहते थे कि आओ हम सब पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम राजभक्त हैं। तो एनी बेसेंट ने कहा कि इस काल के जो नेता थे वो अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने के गौरव का अनुभव करते थे। इसका मतलब इस समय जो हमारी स्थिति थी, भारतीयों की जो स्थिति थी, हमारे मन में ब्रिटिश राज्य के प्रति उपकार था, उनके प्रति कृतज्ञता थी, और हम ये मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन आया है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए आया है। इसका मतलब हम उस शासन के प्रति भक्ति रखते थे, ठीक है, उसमें विश्वास रखते थे। दूसरी जो क्वालिटी थी, उदार जो समय था, उसमें कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे वो ये मानते थे कि अंग्रेज जो होते हैं वो स्वभाव से बहुत न्यायप्रिय होते हैं, और यदि उनको ये बता दिया जाए कि भारतीय क्या चाहते हैं तो वो उस बात को स्वीकार कर लेंगे। इट्स वेरी टफ टू रियलाइज देन व्हाट वी थिंक अबाउट द ब्रिटेन गवर्नमेंट, बट नाउ इन दिस एरिया, इन दिस सिनेरियो, ये जो कांग्रेस का काल है, उस समय पर उदारवादी ये कहते थे कि अंग्रेजों से बढ़कर सच्चरित्र और सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे कहीं पर भी नहीं बसती। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय कांग्रेस जो थी वो पूरी तरह से ब्रिटेन के पक्ष में थी। कितना पक्ष में थी, क्या कैसे उन्होंने प्रोसीजर किया था, ये एक अलग उनकी प्रणाली रही। उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध हैं वो भारत के हित में रहेंगे। मतलब यदि हम ब्रिटेन को यहाँ मान के चलते हैं तो इंग्लैंड और भारत का जो संबंध है वो इन दोनों देशों की पीढ़ियों को आगे लेकर के जाएगा। उनका ये मानना था कि हम जो भी सुधार कर रहे हैं या जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम प्रोसीजर से करें, मतलब धीरे धीरे करें, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से करें, क्रमिक सुधार करें। अचानक से हम ब्रिटेन को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। उनका ये मानना था कि हमें राजनीतिक स्वशासन चाहिए, वी नीड अ पॉलिटिकल डोमिनेट, हमें एक राजनीतिक स्वशासन चाहिए, जिसके अंतर्गत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि हमें कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही स्वशासन की बात हमने रख दी और शायद वो हमें मिल भी जाएगा। इनकी जो कार्यप्रणाली थी उदारवादियों की वो बड़ी संवैधानिक थी, मतलब उनका जो विश्वास था वो प्रार्थना पत्रों में था, स्मृति चिन्हों में था और प्रतिनिधि मंडलों में था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस उदारवाद के समय में कांग्रेस सॉफ्ट थी, कांग्रेस लिबरल थी, कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना दुश्मन ना मान करके भारत के लिए एक वरदान मांगती थी, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। और आगे जा कर के इन सब चीज़ों में इनकी सोच में समझ में डिफरेंस आया। वो डिफरेंस क्यों आया, कैसे आया, इसके लिए अब हम स्टडी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस, थैंक यू।